बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जिस तरह से मुल्क में सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। इत्तेहादी हुकूमत है, आपस में नाराज़गियाँ चल रही हैं, इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस अभी से कुछ अजीब व गरीब नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि डॉन लीक्स का मामला था, उसमें तारिक फातमी साहब को खुद हुकूमत ने एक इंक्वायरी के ज़रिए हटाया था, और अब आप देखें कि वो लेटर भी सामने आ रहा है खुद, और ये मकबूल जान साहब ने ट्वीट करके वो दिखाया है सारा कि इंक्वायरी के नतीजे में तारिक फातमी को उस वक्त हटाया गया था कि अब ये फॉरेन अफेयर्स चीज़ों को नहीं देख सकते। किस तरह से, यानी एक नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग, और उसके अंदर जो गुफ्तगू थी उसको किस तरह लीक किया गया। तो अगर ये स्टेट सीक्रेट्स इस तरह से बाहर आएंगे तो कौन इसका जिम्मेदार है, आइंदा नहीं होना चाहिए। और ये सारा कुछ हुआ। उस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन भी बड़े ख़राब हुए, वो रिजेक्टेड का भी वहाँ से वो लफ्ज़ शुरू हुआ था, और वो सारा कुछ। अब उन्हीं तारिक फातमी साहब को दोबारा लगा दिया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये शायद क्लियर पैगाम भेजा उन्होंने कि जनाब हमें शायद कोई परवाह नहीं है माजी में क्या होता रहा, या मुल्क की सलामती के हवाले से, नेशनल ट्रस्ट के बारे में। अब जाहिर है कि इस पर सवालात उठेंगे। अब इसी दौरान में वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक सोसाइटी एक बनी हुई है, एक ग्रुप बना हुआ है। 50,000 से ज़्यादा इसमें जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज में जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं, जिनमें अफसरान भी शामिल हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग रहे हैं वो भी शामिल हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं। इसमें एक तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुल्क में इस वक्त इंतशार की कैफियत फैलाने की कोशिश हो रही है। मौजूदा जो सेटअप है ये ठीक नहीं है, इससे भी मुल्क को ख़तरात लाहक हैं, और इसमें केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, और फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सके इलेक्शंस करवाने चाहिए। अब इस ख़त की, इस लेटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें अफसरान भी हैं, साबिक अफसरान भी हैं, तो एक मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सोच नज़र आती है। तो बहुत से लोग ज़ाहिर है इदारे में भी होंगे, ये रिटायर्ड हैं, उनकी क्या सोच है। इसी में आप देखिए कि कोई वजह तो है कि आर्मी चीफ को इन हालात में आना पड़ा, और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनसे खुद एक तवील नशिस्त करनी पड़ी, एक तवील मुलाकात करनी पड़ी, जिसके हवाले से ख़बरें भी बाहर आईं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। ज़राए से फिर जो चीज़ें चलीं, और फिर उनका जिक्र भी होने लग गया हर तरफ, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ गलतियाँ की हुकूमत ने या इमरान खान ने, और अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी होंगे तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब की पोजीशन मजबूत है, और लगता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और जो अगर बनते हैं वज़ीर आज़म जो भी बने, इमरान खान भी बनते हैं, तो हम भरपूर उनके साथ ताउन करेंगे, कोई रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। ये सब बातें हो रही हैं। इसी दौरान में जनाब फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने कोई लिगी लिपटी नहीं रखी। बड़े वाज़ेह तौर पर टेलीविज़न पर आकर उन्होंने ये बात कह दी है कि जनाब हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। उनके अल्फाज कुछ इस तरह के हैं कि जी सवाल इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के वाले साहब, उन्होंने कहा जी अच्छे होते, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो हम आज भी हुकूमत में होते। मतलब ये कि हुकूमत में नहीं रहे, इसकी एक वजह इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में ख़राबी भी थी, या यही वजह थी। बहरहाल अब वो ये बात वाज़ेह तौर पर कर रहे हैं। यही नहीं, जब उनसे ये सवाल किया गया कि हालात कब से ख़राब हुए, तो उन्होंने फिर शेर पढ़ दिया कि जिसमें बरसों का जिक्र है कि हादसा कोई पल भर में तो होता नहीं है, परवरिश बरसों होती है। तो फिर जब उनसे मज़ीद पूछा जाता है कि जी बरसों से क्या मुराद है, ये तो बड़े साल इसका मतलब है, तो उन्होंने कहा जी चंद महीने, कुछ महीनों से, तो कुछ महीनों में मामला ख़राब हुए। हाँ, एक चीज़ जो फवाद चौधरी ने कही फैज़ हमीद साहब के हवाले से, उन्होंने कहा जी उनको बनाने का कोई इमरान खान साहब ने फ़ैसला नहीं किया था, आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद को बनाने का कोई फ़ैसला नहीं किया था। इतनी दूर की बातें इमरान खान साहब कोई नहीं इतने फ़ैसले कर लेते कि अभी दूर है, और ये बात इमरान खान साहब कहते भी रहे, ये बातें होती भी रही थी कुछ महीने पहले भी कि जी जब वो वक्त आएगा तब देखी जाएगी, जब वक्त आएगा, नवंबर में आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, उस वक्त देखेंगे, अभी बड़ा वक्त है। बहरहाल अब ये सारी बातें हो रही हैं। इसी में फवाद चौधरी साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कही है कि जी हमें दीवार से ना लगाया जाए। हमें दीवार से लगाया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा जो हमें दीवार से लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब इमरान खान साहब पॉपुलर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, उनका जो बयानिया है बैरूनी ताकत की वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई,
وہ جو ثبوت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا اس میں بڑے بڑے صحافی جو سامنے آ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, ارشد شریف صاحب لے کر آ رہے ہیں, پوری انہوں نے ڈاکومنٹری اس پر بنائی ہے, کس وقت کون کس سے ملتا رہا, وہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں, اور کس طرح سے ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں اسی وقت ہوتی ہیں, پلان کس طرح تیار ہوتا ہے, پھر کس طرح سے پاکستان کو لیٹر ریسیو ہوتا ہے, عدم اعتماد کی تحریک کس طرح آتی ہے, اس کو کامیاب کس طرح بنایا جاتا ہے, اور پھر حکومت آ جاتی ہے, رجیم چینج اس کو کہا جا رہا ہے, رجیم چینج کے بعد پھر کس طرح حالات نارمل ہونے لگتے ہیں اور مبارکباد کے پیغامات آنے لگ جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ سارا اس کے بعد بھی ساری وہ سکیم نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ یا تو اب ان کو کسی طرح سے تاحیات نااہلی کروائی جائے ان کی, تبھی ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ جی ان کی جماعت کو ہی بین کروا دیا جائے, کالعدم کروا دیا جائے. تو ایک سوچ یہ ہے کہ جناب ماضی میں بہت کچھ ہو چکا ہے پاکستان میں, تو اگر یہ کر بھی دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا, مطلب خدا نخواستہ پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا. 1971 میں بڑے بڑے حادثات ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے, بےنظیر بھٹو جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا, تو بڑا کچھ ہوا ہے اس ملک میں. تو کوئی نہیں, اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہو جائے گی, یہ چند دن کی بات ہے, حالات جو ہے نا وہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک سوچ ہو سکتی ہے جو اس وقت ہے. تو اسی تناظر میں فواد چودھری صاحب نے شاید یہ کہا کہ جی یہ دیوار سے نہ لگایا جائے, اس کا نقصان ہوگا. اچھا, اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی عمران خان نے جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف لگانے کا نہیں سوچا تھا. عمران خان اتنی لمبی پلاننگ, اتنی لمبی سوچ وہ تو نہیں کرتے اتنی عرصہ کہ جی وہ ابھی دیکھیں گے جب آئے گا وقت. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج حکومت میں ہوتے. گزشتہ کئی ماہ سے تعلقات خراب تھے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی تعلقات ٹھیک کرنے کی. انہوں نے اس موقع پر ایک شعر بھی پڑھا کہ جی وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہرحال آخر میں ایک اور بات اس سٹیٹمنٹ میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. فواد چودھری نے کہا کہ جی عمران خان سازشی آدمی نہیں ہیں, نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ سازش کریں. تو عمران خان صاحب کو سازش کرنی ہی نہیں آتی, یہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے. اچھا, اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں جی 5 سال پہلے جس طارق فاطمی کو ڈان لیگز میں ملک دشمن قرار دے کر نواز شریف نے مشیر برائے خارجہ امور کے عہدے سے برطرف کیا تھا. نواز شریف نے خود انکوائری کروائی تھی بطور وزیر اعظم اور خود برطرف کیا تھا. چھوٹے بھائی اسی لانڈری سے اسے دھلا کر واپس مشیر لگا دیا. ایک سجدہ تعظیمی اور سارے گناہ معاف. ٹھیک ہے جی, اب یہ وہ مطلب آپ سمجھیں, ایک جناب آپ نے سر جھکایا ہے, آپ جس کو عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں چیری بلاسم بوٹ پالش, یا جھک گئے آگے بیرونی آقاؤں کے, تو جناب وہ ساتھ ہی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. تو اس طرف ان کا اشارہ ہے. آخر میں جناب میں اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دوں. ویٹرنز آف پاکستان, ٹھیک ہے جی, یہ پریس ریلیز باقاعدہ انہوں نے 20 اپریل 2022 کی ہے, اور میں نے بتایا کہ 50,000 اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ یہ جس طرح سے ڈپلومیٹک کیبل سامنے آئی جس میں واضح طور پر لگا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا, وہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں مداخلت اور غیر سفارتی زبان استعمال ہونا ہمارے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہے, اور پاکستان کی خود مختاری اور حاکمیت اور سالمیت اور پاکستان کی جو خودداری ہے, پرائیڈ ہے, اس پر یہ حملہ ہے. اور یہ جو پریزنٹ کولیشن ہے یہ بھی بڑا خطرناک لگ رہا ہے, یہ کوئی ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے نیشنلزم کو خطرہ ہے, سی پیک کو خطرہ ہے, اور اس کرائسس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے, یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز 90 دن کے اندر ہوں. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس طرف کہتی رہی ہیں کہ جی یہی ڈیمانڈ ہے ان کی. اور پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان سیکورٹی پلانرز must evaluate the threats to Pakistan in the nature of non-kinetic hybrid operations that can destroy the country from within. کہ ان پر دیکھا جائے جو سیکورٹی پلانرز ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کو اندر سے تباہ کرنے کی یہ سازش تو نہیں ہو رہی. اور اسی حوالے سے ویٹرنز آف پاکستان is ready to play its role through its constantly updated security papers. تو ہم جو اس میں سیکورٹی پیپرز لے کر آتے ہیں ہم اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب یہ ہے کہ جناب یہ پاکستانی جو قوم ہے اس کی بھی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں یا طاقت ہے وہ بھی ہونی چاہیے اس میں کہ یونٹی کے لیے, پاکستان کی یونٹی کے لیے کردار ادا کیا جائے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر طرف اب یہ بات ہو رہی ہے. اسی میں ایک خبر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بی بی سی نے جو رپورٹ شائع کی تھی کہ جی وہ آخری رات بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب گزاری وزیراعظم ہاؤس میں, وہاں ہیلی کاپٹر آیا تھا,
वहाँ पर कोई आला अफसर आए थे, आला तरीन, जिनको इमरान खान साहब ने ओहदे से हटा दिया था, वही वहाँ पर आ गए। इमरान खान इसका सोच नहीं रहे थे, वो किसी और का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर आकर वो बड़ी नाखुशगवार मुलाकात रही और फिर ये सारा कुछ हुआ। तो उस पर DGISPR ने भी कहा था कि ये बड़ी बेहुदा सारी ये कहानी घड़ी गई है। उस पर BBC के ख़िलाफ़ कार्रवाई, या जो ख़बर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कह दिया गया है। BBC को, इदारे को भी वो शिकायत मौसूल हो चुकी है और ये भी कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन जो बातें और हो चुकी हैं उनका मैं तस्करा कर दूं जल्दी से कि जी तकरीबन ये भी कहा जाता है 24 घंटे में 3 मुलाकातें हुई थीं कुछ लीडरशिप की इमरान खान साहब के साथ कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शंस आए, जबकि ये कहा जाता है दूसरी तरफ से कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से हमें बुलाया गया था और कि जी और ऑप्शंस जो हैं वहाँ डिस्कस हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं, शीरीन मज़ारी साहब कहती हैं, वो परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा को कोट करती हैं कि जी वहाँ से पैगाम आया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुलाकात का, और फिर मुलाकात हुई, 3 ऑप्शन दिए गए, जिनमें इमरान खान साहब कहते हैं मैंने अर्ली इलेक्शंस पर कहा था कि हाँ इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन वो भी फिर अब एक तारीख का हिस्सा बन गया है सारा ये मामला, बात अब कहीं आगे चली गई है। तो ये इस वक्त जनाब हालात हैं। फवाद चौधरी साहब अब खुलकर बातें करने लग गए हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ख़त लिखने लग गए हैं, आर्मी चीफ को मुलाकातें करनी पड़ रही हैं अहम शख्सियात से, या यानी मौजूदा भी जो इस वक्त फ़ौज में अफसरान हैं उनसे भी, और जो रिटायर्ड हैं ख़ास तौर पर उनसे, कि उनको भी कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। उनकी भी ज़ाहिर है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल मुल्क में बन गई है, इस पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके भी खदशात हैं। तो अब ये सारा कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है। तो अब आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि आप क्या इस सारी सूरत हाल के बारे में समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। मैंने जो खबरें थी आपसे तमाम शेयर कर दी हैं। लगता यह है कि शायद लाहौर के जलसे में भी इमरान खान साहब कुछ मज़ीद खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है ये भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई थी, यानी उन्होंने नाम दिया था। और इसी तरह से काजी फाइज़ा साहब का उन्होंने कहा है कि जी वो गलती हुई और वो नहीं होना चाहिए था, वो भी किसके कहने पर हुआ। तो लगता है कि इमरान खान साहब शायद आगे चलकर कुछ और बातें भी बताएं। जिस मिसाल के तौर पर उन्होंने साफ़ियों से मुलाकात की जिसमें ये सब बातें की थी, उनमें ये भी था कि जी आर्मी चीफ को गलत जाकर सर्वेस दिखाए गए और गलत बातें उनसे की गई। तो ये मुलाकातों का तो काफ़ी जिक्र होता रहा है, और अब देखते हैं कि कब ये तमाम बातें जो हैं जिस तरह से फवाद चौधरी करने लग गए हैं, इनके असरात क्या होते हैं, इनके जवाब क्या आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।